अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और ये बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है और इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कैसे की जाती है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक मूविंग चार्ज है और उसके अलावा हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जनरेट हो जाती है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब ये बेसिक आर्टिकल है जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कैसे की जाती है। मैग्नेटिक फोर्स जब प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर हम सर्टन जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, किस तरफ एक्ट करती है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के हम पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। आया कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क करती है या नहीं करती, या फिर ये जस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, मींस के ये सिर्फ पार्टिकल्स की डायरेक्शन को चेंज करती है या उनकी काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करती है। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो है उसको चूज़ किया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम चार पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स को ड्राइव करेंगे, डिस्कस करेंगे और डायरेक्शन को देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, किस डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो होगा थ्योरेटिकल अप्रोच से। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है आपको एक न्यू वे प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का, जो आपको बुक में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे आप लोग सर्टन कंडीशंस भी, डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे कि किन कंडीशंस के अंडर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, किन कंडीशंस के अंडर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस नहीं होती, किन पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है और किन पार्टिकल्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती, और अगर नहीं करती तो क्यों नहीं करती। तो ये टॉपिक जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो फॉर्मूला है और इसके जो कंसेप्ट हैं इससे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इसलिए बोर्ड के लिए लॉन्ग भी है, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चले मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को और कैलकुलेट करते हैं चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। तो हम पढ़ रहे हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसका जो हमारे पास मेन थीम है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को परमानेंट मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे देखें ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है, अपनी सराउंडिंग स्पेस में अपना ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप करती है। तो इसकी सराउंडिंग स्पेस में जब कोई दूसरा मैस आता है तो वो मैस अर्थ की ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करता है। तो मैस मैटर की प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटी शो करता है। तो यहाँ पे मैस, एक मैस दूसरे मैस को डिटेक्ट करता है। तो जब आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट के ऊपर किसी दूसरे मैस को लेके आते हैं तो अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ की ग्रेविटी हमें फील होती है। इसी तरह हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जब चार्ज इन मोशन होता है तो वो अपनी सराउंडिंग स्पेस में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब परमानेंट मैग्नेट जो है वो लाइक अर्थ आप कंसिडर कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट की सराउंडिंग स्पेस में एक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में से अगर उसके मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करना है, जैसे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को आप एक्सपीरियंस करते हैं, अगर उसे एक्सपीरियंस करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके करीब कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल लेके आना होगा जो मूव कर रहा हो। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा और मूविंग चार्ज फिर परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको हम दो स्टेप में वाइंड अप कर सकते हैं कि मूविंग चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और परमानेंट मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड रखता है अपनी सराउंडिंग स्पेस में। तो जब मूविंग चार्ज
मैग्नेटिक फील्ड में आएगा परमानेंट मैग्नेट के, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का इंटरएक्शन होगा, जिसके रिजल्ट में फोर्स लगेगी मूविंग चार्ज के ऊपर, और हम उसको देखेंगे कि वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है जैसे ये वाला मैस लेके आते हैं तो अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो अब हम चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे और परमानेंट मैग्नेट जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। परमानेंट मैग्नेट अर्थ का रोल प्ले करेगा, और जो मूविंग चार्ज होगा वो हमारे पास किसका रोल प्ले करेगा, वो एक स्मॉल मैस जो हम अर्थ की सराउंडिंग में लेके आते हैं उसका रोल प्ले करेगा। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर परमानेंट मैग्नेट जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है, और उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने देखना है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमारे पास जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ मैग्नेटिक फोर्स है जो परमानेंट मैग्नेट लगा रहा है, ये वो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाए, मींस 1 माइक्रोकूलम से आप उसको ले जाएं 2 माइक्रोकूलम के ऊपर, तो उसके ऊपर फोर्स डबल हो जाती है। और अगर आप चार्ज को हाफ करेंगे तो फोर्स भी हाफ हो जाती है। तो मींस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मैग्नेट एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q is directly proportional to the are directly proportional to each other। तो चार्ज बढ़ाएंगे फोर्स इंक्रीज, चार्ज कम करेंगे तो फोर्स भी कम हो जाती है। इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, मींस के एक मैग्नेट की जगह पे 2 मैग्नेट लगा दिए जाएं, तो वो क्या करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर अर्थ एक है, अर्थ का मैस बढ़ा दिया जाए तो अर्थ की ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे बी परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फिर वो फोर्स भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। और अगर बी को कम करेंगे तो फोर्स भी वो कम एक्सर्ट करेगा। और थर्ड पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से परपेंडिकुलर गुजरता है तो तब उसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगती है, और अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर से लेस एंगल पे या ग्रेटर एंगल पे गुजरता है तो उसके ऊपर फोर्स कम लगती है। तो लिहाजा चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है मैग्नेटिक फील्ड में जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इस केस को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि फर्स्ट वाली डायग्राम में हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ली गई हैं। तो यहाँ पे इस केस में देखें, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। यहाँ पे ब्लू लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरफ है, राइटवर्ड है, और वेलोसिटी भी राइटवर्ड है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही इस टाइम पे। और अगर चार्ज पार्टिकल को एंटी पैरेलल भी एंटर किया जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पे अगेन इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती। तो लिहाजा जब चार्ज पार्टिकल्स पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में गुजारे जाएं तो उनमें से चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती। इसी तरह अब ये वाला केस देखें, ये अभी जो हम ऊपर पॉइंट लिख के आए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स तब एक्सर्ट करता है जब वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर। ये देखें, ये
क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये देखें। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से परपेंडिकुलर गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो वाली फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये याद रखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगती है किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फोर्स हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस वर्क नहीं करती, ये याद रखना है। एमसीक्यूज के लिए एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम में देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे v के ऊपर परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट v की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है, चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती या उनकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, लिहाजा मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स किसके इक्वल होगी, क्यू वी बी। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट कंक्लूड किया वो ये है कि फोर्स मैक्सिमम तब है जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और फोर्स जीरो होती है जब पैरेलल या एंटी पैरेलल का केस हो। तो इन तमाम एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें एक और केस है, वहाँ पे अभी हमने जो केसेस देखे उनमें हमने देखा चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल मूव कर रहा था, पैरेलल मूव कर रहा था तो फोर्स नहीं लग रही थी, परपेंडिकुलर मूव कर रहा था तो मैक्सिमम फोर्स लग रही थी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल्स ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल, ना ही परपेंडिकुलर, ये देखें यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी है। तो चार्ज पार्टिकल एंगल फाई बना रहा है जो कि ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल, ना परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की ना पैरेलल हो, ना परपेंडिकुलर हो, ना एंटी पैरेलल, फिर हम ये करते हैं वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना लिए, ये ग्रीन लाइन वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बनाया हमने। अब अगर आप लोग देखें ये वाला कंपोनेंट जो है ये पैरेलल है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो लिहाजा आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल गुजरे तो ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल, ब्लू लाइन के साथ। तो इस वजह से ये वाला मैग्नेटिक फोर्स में कोई रोल प्ले नहीं करता। लेकिन ये वाला कंपोनेंट देखें मैग्नेटिक फील्ड के साथ है परपेंडिकुलर, तो इस कंपोनेंट की वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स अमल करेगी, लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। तो जब वेलोसिटी सर्टेन एंगल बना रही हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते होते हैं और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगाता है, पैरेलल कंपोनेंट के ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो लिहाजा हम लोग इसको लिख सकते हैं, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे ये फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर लेते हैं। क्योंकि एक बात याद रहे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैरी करता है साइन, और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो कॉस कैरी करता है। तो इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास आएगा साइन, और इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ऊपर वाले जितने भी हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे, अगर हम लोग उनको या पैरामीटर्स जो हमने डिफाइन किए हैं उनको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे force is proportional to q, magnitude of charge, b, perpendicular velocity of charge, and magnetic field of permanent magnet। तो फोर्स इन तीनों के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो v परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल आएगा, v साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो f प्रोपोर्शनल टू q v साइन थीटा b। k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया है, और SI यूनिट्स में k की वैल्यू क्या है, 1 है। तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इंटू बी। तो जिसमें साइन थीटा आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के नेम से। तो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो q तो स्केलर ही होता है, v क्रॉस b। तो ये वाली फोर्स जो है वो स्केल वेक्टर प्रोडक्ट है किसका, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट का। तो ये एक्सपेरिमेंटल वे में हमने फोर्स को ड्राइव किया है।
तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब हम इस फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। हमें यहाँ पे आपको पता क्रॉस प्रोडक्ट में भी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखेंगे वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसको देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो अभी हम फॉर्मूला ड्राइव करके आए हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर है। इसको इलेक्ट्रॉन के लिए मॉडिफाई करेंगे आगे थ्योरेटिकल अप्रोच में देखेंगे। तो यहाँ पे क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर है। तो अभी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो फिर क्या केस होगा उसमें, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, सपोज हम फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं तो उनकी डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखें फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेक्टर है वो v है, सेकंड वेक्टर क्या है b, क्योंकि इन दोनों के इन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट है। तो राइट हैंड रूल ये है कि आप फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे देखें v को रोटेट करने के दो हमारे पास वे हैं। एक इस तरफ से b की तरफ रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेटर एंगल है, v को हमने b की तरफ रोटेट करना है। तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल ये है। तो राइट हैंड रूल की डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करें किसकी तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ छोटे एंगल से। तो तब उसके बाद जो इनका एक्सिस है या नॉर्मल है किनके ऊपर, v और b के ऊपर, उसको अपने राइट हैंड में पकड़ लें और आपकी जो कर्लिंग फिंगर है वो रोटेशन, स्मॉलर एंगल ये है तो हमें रोटेशन का पता चल गया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये देखें क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों v और b के ऊपर जो एक्सिस है या नॉर्मल है उसको राइट हैंड में ग्रैस्प कर लेना है। तो v और b के ऊपर जो 90 का एंगल था वो ये एरो, रेड एरो हेड है, इसको राइट हैंड में ग्रैस्प कर लिया। अपनी फिंगर्स को एडजस्ट किया किस में, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। तो यहाँ पे देखें ये एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स रोटेशन दे रही हैं, ये ऐसे रोटेशन दे रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका इरेक्ट थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे एफ की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड है, क्लियर। तो उसके बाद यहीं पे एक और सेकंड केस देखें। यहाँ पे वेलोसिटी ये थी, लेकिन सेकंड केस में देखें वेलोसिटी अब यहाँ पे है, अब चार्ज पार्टिकल इधर को मूव कर रहा है। यहाँ पे देखें वेलोसिटी को रिवर्स कर दिया गया, यहाँ पे वेलोसिटी ये थी तो वेलोसिटी को ऑपोजिट कर दिया गया इसका 180 पे, तो डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। लेकिन हम अगेन राइट हैंड रूल से चेक करते हैं। रूल क्या है कि हम v को b की तरफ रोटेट करेंगे, लेकिन किससे, स्मॉलर एंगल से। अब ये वाला बड़ा एंगल है और ये क्या है, स्मॉलर एंगल। तो अब इस तरफ जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखें कर्लिंग फिंगर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा किसकी तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन क्लॉकवाइज है ऐसे, ये देखें v को b की तरफ रोटेट करें तो यहाँ पे फिंगर्स कौन सी आपको डायरेक्शन दे रही है, यहाँ पे देखें ये भी क्लॉकवाइज दे रही है। तो थंब किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये है राइट फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों डायग्राम्स में देखें, ये v ये b, मैग्नेटिक फोर्स f की डायरेक्शन ये है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इस केस में भी देखें v ये है, b ये है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो इन दोनों के ऊपर अगेन परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं, अगर ये तो था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मीनिंग क्या है कि हम सेम डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। ये वाला केस देखें अभी पढ़ के आए, ये पॉजिटिव चार्ज था, मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में एंटर किया। यहाँ पे देखें ये चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे इसको भी सेम डायरेक्शन में। सिंपल आप ये कह लें हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन से सेम वेलोसिटी से फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, उन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो अभी हम देखे आए प्रोटॉन के ऊपर फोर्स अपवर्ड आई, ये देखें यहाँ पे
जो फॉर्मूला है इसको लिखते हैं, ये है एफ क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पे ये माइनस क्यू आएगा, माइनस, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस। तो आप क्यू को माइनस ई भी लिख सकते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्लस ई लिखेंगे क्यू की जगह पे, किसकी जगह पे, हम प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे देखें, ये माइनस का जब साइन आएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन का रिवर्स, क्योंकि माइनस का साइन वेक्टर्स में 180 एंगल की शिफ्ट बताता है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एंटर किया जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होते। उसकी वजह क्या है, चार्ज के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनको जब इसी फॉर्मूला में पुट किया जाता है तो ये वाली फोर्स पॉजिटिव होती है और ये वाली फोर्स नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव आने की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो ये वाला सेकंड वाला केस पड़ा था, इसमें देखें ये जा रहा था प्रोटॉन, ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड से पास होंगे, प्रोटॉन नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको जब मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो होती है। तो क्यू की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, ज़ीरो। न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होता, वो हमेशा स्ट्रेट पास हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता। तो ये थी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये पार्ट वन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल वे में इसी मैग्नेटिक फोर्स का हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।